वेलकम इन विमर्स लर्निंग। और मूल विधि सीरीज का एक नया चैप्टर आज हम लोग करने जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग एनवायरमेंटल लॉज या पर्यावरण से जुड़े हुए कानून। बहुत सारे कानून भारत में बने जो पर्यावरण से संबंधित हैं। और वैसे भी ये जनरल स्टडीज पढ़ते पढ़ते या एग्जाम देते हुए आपको पता चलता होगा कि पर्यावरण जो है ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है पूरे जीएस का। ज्योग्राफी में भी पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें, करंट अफेयर्स में पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें, क्योंकि पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है सबके सामने। ठीक है, पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है, इसलिए पर्यावरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग पर्यावरण से जुड़े हुए कानून देखेंगे। ये मूल विधि है तो हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर चीजें देखेंगे, कानून से जुड़ी हुई चीजें। लेकिन उससे पहले ये दो तीन चीजें जो हैं ये बड़ी बेसिक हैं। जब भी पर्यावरण की बात हो तो ये तीन चार चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे भारत का संविधान खुद पर्यावरण की बात करता है और पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। तो संवैधानिक ये एक तरीके से अधिकार है। जैसे ये दो तीन लिखे हुए हैं कि जब भी पर्यावरण की बात होती है, ये तीन आर्टिकल्स का बड़ा नाम आता है। पहला है आर्टिकल 21, 21। आर्टिकल 21 तो जीने का अधिकार है, और सबको पता है कि जीने के अधिकार में ही हमारा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। आर्टिकल लाइफ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लीन एनवायरनमेंट, ये स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमारे किस अधिकार का हिस्सा है? जीने के अधिकार का हिस्सा है। और एक बड़ा फेमस केस आया था, उसका नाम था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का भी नाम याद रखना है हमें कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें ये बोला गया, एमसी मेहता, ये नाम याद रखना है, कि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया था कि स्वच्छ पर्यावरण, क्लीन एनवायरनमेंट इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार का हिस्सा है। और फिर पता है, ये तो डीपीएसपी जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो उसमें एक आर्टिकल पढ़ते हैं हम लोग, 48 कैपिटल ए। कैपिटल है, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया है, ये तो पता ही है। तो ये अनुच्छेद जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से, संविधान के 42वें संशोधन से 1976 में। और यहां पर ये एक राज्य का कर्तव्य बना दिया गया कि ये सरकारों का, राज्यों का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे। तो 48 है पर्यावरण के संरक्षण की अलग से बात बता देता है और बोल देता है कि जो सरकारें हैं उनका एक दायित्व है कि वो पर्यावरण को संरक्षित करें। और ये आर्टिकल ये भी बहुत काम का इसलिए हो गया। और तीसरा, ये जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो मौलिक कर्तव्य हमें पता है ये बाद में ही जोड़े गए, शुरुआत में थे ही नहीं। भाग 4 ए में, संविधान के पार्ट 4 ए में, तो उसमें एक आर्टिकल है 51 कैपिटल ए जी, और ये कहता है कि हम लोगों का ये कर्तव्य है, तो इसका मतलब लोगों की ये ड्यूटी है, लोगों का कर्तव्य है कि वो क्या करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, पर्यावरण को संरक्षित करें। ठीक है, तो ये लोगों की ड्यूटी है कि यहाँ पर इसको संरक्षित करें। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। आर्टिकल 21 जो एमसी मेहता केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट बोला गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। फिर 48 ए, जिसमें राज्य का कर्तव्य बनाया गया डीपीएसपी में, कि ये राज्यों का कर्तव्य। और फंडामेंटल ड्यूटीज में नागरिकों का कर्तव्य बनाया गया कि वो भी पर्यावरण के लिए काम करे, संरक्षण के लिए काम करे। तो ये तीन संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए। लेकिन पर्यावरण की कहानी शुरू नहीं होती, क्योंकि हमें पर्यावरण टॉपिक नहीं पढ़ना है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पर्यावरण के लॉ पढ़ने हैं, मूल विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए तो ये वाली चीज में थोड़ा ब्रीफली, थोड़ा जल्दी में बताऊंगा कि समझने के लिए, कि पूरी दुनिया में पर्यावरण के लिए जागरूकता, ये सबको पता है। जैसे जैसे उद्योग बढ़े, मशीनों से उत्पादन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, औद्योगिक क्रांति, प्रदूषण बढ़ने लगा। ठीक है, तो प्रदूषण के बाद पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हुआ काम करने के लिए पर्यावरण का। और एक बड़ी फेमस कॉन्फ्रेंस मानी जाती है, पूछी भी जाती है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में बुलाई गई एनवायरमेंट के संरक्षण के लिए। 5 जून को हुई थी, इसलिए देखो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये डेट तो सबको पता भी होती है, 5 जून को। और सबने एक तरीके से सहमत हुए सभी देश कि हमें पर्यावरण के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा, कुछ हुआ नहीं उस टाइम पे। ठीक है, बस ये कम से कम सहमति बनी है कि पर्यावरण के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ जो था, उसने एक कमीशन बनाया, और इस कमीशन के चेयरमैन थे एक लॉर्ड ब्रंटलैंड, इसलिए इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट बहुत पूछी जाती है। इसको इस रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर।
आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सम्मिलित भविष्य, हमारा सम्मिलित भविष्य। ये रिपोर्ट पेश की 1987 में, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मानी जाती है, जिसमें ये बात बताई गई। पहली बार एक शब्द लाया गया, और वो वर्ड बड़ा यूनिक है, बहुत पूछा भी जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। एक वर्ड बड़ा काम का है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है। ये इसी रिपोर्ट में पहली बार इसकी परिभाषा दी गई कि अगर हमें दुनिया को सही रखना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है, तो हमें डेवलपमेंट, विकास के जो मॉडल है उसको बदलना पड़ेगा। वो मॉडल ऐसा नहीं हो सकता जैसे अभी चल रहा है, अंधाधुंध कोयला निकालते जाओ, बिजली बनाते जाओ, प्रदूषित करते जाओ, तेल इस्तेमाल करते जाओ। तो ऐसा विकास होना चाहिए जो हमारी जरूरतें पूरी करे, साथ साथ में भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखे। सतत विकास की परिभाषा यही बोली जाती है, जो अपनी जरूरतें पूरी करे और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखे। क्वेश्चन पूछा था सतत विकास क्या था, किस रिपोर्ट में इसकी परिभाषा आई, उस रिपोर्ट का नाम क्या था, हमारा सम्मिलित भविष्य। और धीरे धीरे पर्यावरण के लिए काम करना शुरू कर दिया लोगों ने। फिर 1992 का, ये बस मैंने लिख दिया है क्योंकि ये अभी अपने लॉ के लिए काम का नहीं है, कानून के लिए, लेकिन तब भी पता होना चाहिए। 1992 में ब्राजील का एक शहर है, राजधानी नहीं है, रियो, RIO, रियो डे जेनेरियो बोलते हैं। रियो शहर में एक यूनाइटेड नेशंस ने एक बड़ी मीटिंग की, जिसको अर्थ समिट कहा जाता है। ये देखो इंग्लिश में भी इधर सब लिखा है, पृथ्वी सम्मेलन 1992। पूछा था ना कहाँ हुआ था पहली बार, 1992 अर्थ समिट की गई। और यहां पर पूरी दुनिया के देश सहमत हुए कि हम लोगों को सम्मिलित रूप से कोई प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण ऐसी चीज है अकेले नहीं हो सकती। अब सोचो कि भारत बैन लगा दे, कि भारत कह दे कि नहीं हम कोयला इस्तेमाल नहीं करेंगे, चीन इस्तेमाल कर रहा है, क्या करोगे आप? और वहां से धुआं आएगा, धुआं थोड़ी ना रोक लोगे बॉर्डर बना के आप। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो थोड़ी ना रोक लोगे। ठीक है, तो पर्यावरण एक ऐसी समस्या है जिसमें सभी देश मिलके ही निकल सकते हैं। एक देश अगर दो देश चाहे वो नहीं निकल सकते, इसलिए ये पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया और उसके बाद काम शुरू हो गया। सबको पता है सालाना मीटिंग होती है, पृथ्वी सम्मेलन की मीटिंग हर साल होती है, जिसको COP के नाम से जाना जाता है, कॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो कानून है, पर्यावरण से जुड़े हुए कानून, जो हमारी मूल विधि के लिए काम के हैं। भारत में क्या क्या काम, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम? 72 में, 92 में। अभी लिखा था 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। भारत ने उसी साल से काम करना शुरू कर दिया, और इंडिया ने पहला लॉ जो बनाया, वो लॉ बहुत काम का है, और ये लॉ सबसे ज्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में, जिसका नाम है वन्य जीव संरक्षण कानून, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो हम पहला कानून ही यही देखने जा रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण कानून। अच्छा, कानून पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे हैं, तो हम लोग काम काम की चीजें सब कानून के बारे में देखेंगे, जो 5-6 कानून इंपॉर्टेंट है वो। तो पहला कानून ही यही है, वाइल्ड लाइफ। और याद रखना बड़ा आसान है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई है उधर, और इधर ही क्या हो कानून बन गया उसी साल, भारत में पहला कानून वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया। इस कानून में बहुत से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, और इस कानून में बहुत सारी चीजें, देखो नाम में ही लिखा है वन्य जीव। तो जो शुरुआती दौर में पर्यावरण के लिए काम किया गया, वो वन्य जीवों को संरक्षण दिया गया, जो जानवर जीव जंतु हैं उनको संरक्षण दिया गया। इस पूरे कानून में 6 शेड्यूल्स हैं, 6 लिस्ट बनी हुई हैं, और ये 6 अनुसूचियां सबसे ज्यादा, ये टॉपिक इस कानून, इस पूरे में अगर मुझसे पूछे तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पूरा कानून में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा UPSI में, मैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के चेक किए हैं पुलिस में, ये शेड्यूल ही पूछे जाते हैं, अनुसूची, कि किस अनुसूची में क्या है। तो इस वन्य जीव संरक्षण कानून में टोटल 6 शेड्यूल्स हैं, 6 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सब में कुछ अलग अलग है, और वही चीज बस लिखनी है कि क्या अलग है इसमें। ठीक है, जैसे अनुसूची 1 और 2 ये ऐसे साथ में पढ़ी जाती है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एक साथ में। इसमें वो उन जानवरों के नाम लिखे गए हैं जिन पे पूर्ण प्रतिबंध है, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, पूर्ण प्रतिबंध, उनको आप मार नहीं सकते, और अगर मारोगे तो हाईएस्ट सजा है, उसमें सबसे ज्यादा सजा है। वो सजा 3 साल से कम नहीं हो सकती, 3 से लेकर 7 साल तक, मतलब मिनिमम फिक्स कर दिया गया, 3 साल सजा होगी आपको अगर इन जानवरों को आपने मारा। और इसमें इंपॉर्टेंट एनिमल आते हैं, टाइगर है, लायन है,
पिकॉक है, एलिफेंट है, मतलब मोर है, हाथी है, ये एग्जाम्पल लिखने हैं कि ये पूर्ण सुरक्षा प्राप्त लिखना है, ये सब चीजें शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 पूर्ण सुरक्षा प्राप्त एनिमल, और जिसमें ये नाम लिखने हैं टाइगर, लायन, एलिफेंट, पीकॉक, ये चीजें, ठीक है। और मिनिमम सजा भी लिख देनी है 3 से 7 साल, ये भी पूछी गई है इसमें, मिनिमम 3 साल 7 साल तक की सजा दी जा सकती है इसमें। तो ये हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ इन जानवरों को। दूसरी ये पहली और दूसरी हो गई लिस्ट। तीसरी और चौथी जो लिस्ट है वो भी संरक्षित जानवर है, लेकिन उसमें दंड का प्रावधान उतना नहीं है, उसमें 1 से 3 साल तक का है, मतलब थोड़ा सा मतलब एनिमल वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पीनल प्रोविजन है, पनिशमेंट है, वो उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तीसरी और चौथी लिस्ट में इसमें ये सब आ जाते हैं, मंकी हो गई, बफेलो हो गए, ठीक है, इनके ये सब आ गए। बाकी के जो जनरल एनिमल्स हैं जिनके हम नाम जानते हैं, सांप आ गए, ठीक है, स्नेक्स, ये सब। पांचवी लिस्ट ये बहुत पूछी गई है, सबसे काम की तो यही रहती है। इस लिस्ट को बोलते हैं, इस लिस्ट में वर्मिन कहे जाते हैं। वर्मिन, ये वर्ड बड़ा काम का है, वर्मिन। वर्मिन उन एनिमल्स को, कीड़े मकोड़ों या छोटे जानवरों को होते हैं जिनसे इंसान परेशान होता है, और ये वो एनिमल है जिनको मारने की छूट है। पांचवी अनुसूची में वो जानवर हैं जिनको मारने की छूट है, और प्रॉपर कानून के द्वारा घोषित किया जाता है किन जानवरों को आप मार सकते हो। इसमें देखो कॉमन क्रोज हैं, कौवे हैं, आम जो कौवे होते हैं, चमगादड़ हैं, फलों पे आते हैं, चूहे हैं, ठीक है, मुर्गी हैं, गोट है, बकरी है, ठीक है, ये जानवर हैं जिनको वर्मिन कहा जाता है, जिनको छूट दी जाती है, जिनको आप मार सकते हो। नील गाय वर्मिन में नहीं आती है, लेकिन हाँ फिर से एक होता है इसी कानून के अंदर, हम मतलब वो ज्यादा काम की चीज नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो। एक पोस्ट होती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की, CWW, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, एक पद होता है। वो वार्डन क्या कर सकता है, उसको ये अधिकार है कि अगर किसी एक क्षेत्र में विशेष जानवर से लोग परेशान हैं, जैसे समझो बंदरों से मान लो बहुत परेशान है लोग एक क्षेत्र में, एक एरिया में, या नीलगाय से परेशान है, तो वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ये परमिशन दे सकता है कि इस विशेष क्षेत्र में या इस जिले के अंदर, इस तहसील में आप नीलगाय मार सकते हो। इसका मतलब ये नहीं पूरे भारत में मार दोगे, बंदर भी ऐसे छूट दे दी जाती है। ऐसे ही इवन टाइगर, जो शेर होते हैं, उनको भी नरभक्षी डिक्लेयर कर सकता है वाइल्ड लाइफ वार्डन। कभी कभी शेर जो है आदमखोर बन जाता है, मारने लगता है जानवरों को, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इसी एक्ट से होगा वो, ठीक है। वो क्या करेगा, उस जानवर को नरभक्षी डिक्लेयर कर देगा, तब मारने की छूट दे देगा, वरना आप नहीं मार सकते। और आखिरी लिस्ट है ये छठी अनुसूची जिसको बोलते हैं, फिर से बहुत पूछी जाती है, ये पौधों के लिए है, ये इंडेमिक पौधों के लिए है। इंडेमिक पौधे स्थानिक पौधे जिनको कहा जाता है, जिनका रोपड़, जिनको हम नहीं लगा सकते, जिनके लिए प्रतिबंध है, ठीक है, ये प्रतिबंधित पौधे हैं जिनको हम नहीं लगा सकते, इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ये इसमें कुछ दवाओं वाले पौधे होते हैं, जैसे पिचर प्लांट भी होता है इसमें, अफीम भी होता है, और वेंडा होता है ना, वेंडा, वो सब पौधे होते हैं। 2-3 के नाम तो लिखना, अफीम तो लिख ही देना, VENDA, वेंडा होता है। कैनिबल प्लांट्स जो होते हैं, तो ऐसे पौधे हैं जिनको लगाने के लिए आपको लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, ये इसमें आते हैं छठी अनुसूची में, वन्य जीव संरक्षण कानून की। आगे चलते हैं, देखो वन्य जीव संरक्षण कानून की कुछ धाराएं हैं जो पूछी गई हैं। नील गाय है, नील की खेती, अपन नील की खेती कोई वो थोड़ी ना है का काम की है, नील खेती लगाई जा सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नील की खेती आराम से की जा सकती है, इन सब उसमें नहीं। देखो ये वन्य जीव संरक्षण कानून की कुछ धाराएं हैं जो काम की धाराएं हैं, जो पूछी जाती हैं। देखो एक एक करके देखते हैं। सेक्शन 2 या धारा 2 जो है, सेक्शन नंबर 2, धारा नंबर 2, इसमें सब परिभाषाएं दी हुई हैं। ये कानून है तो कानून में सेक्शंस होंगे, धाराएं होंगी, तो धारा 2 में सब परिभाषाएं हैं। पर्यावरण क्या है, देखो लिखा है, सर्कस क्या होता है, पशु क्या होता है, आवास क्या है, वन्य जीव क्या होते हैं, इन सबके डिफिनीशंस, परिभाषाएं इसमें बताई जाती हैं, बताई गई हैं सेक्शन 2 में, धारा 2 में। धारा 5 में
वर्मिन, ये जो वही अभी मैंने बताया था, जिनको मारने की छूट वाइल्ड लाइफ वार्डन देता है, ठीक है, जिनको आप अनुसूची 5 अभी लिखी थी ना, अनुसूची 5 में उन जानवरों की लिस्ट है, बताई जाती है जिनको मारा जा सकता है। धारा 9 बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो ये भी है, ये इसमें शिकार की परिभाषा है कि किस किस चीज को शिकार माना जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल सब मैंने लिख भी दिए हैं, जहर देना शिकार माना जाएगा, हत्या करना तो शिकार है ही है, ट्रैपिंग फंसाना, अगर जानवर को आप घेर रहे हो तब भी ये क्या माना जाएगा, शिकार करना। हंटिंग की परिभाषा बोलते ना, हंटिंग की परिभाषा किस धारा में है, ठीक है। अच्छा ये देखो मैंने वही जो मैं अभी बता रहा था, ये वही चीज है, धारा 11 है, सेक्शन 11, ये वाली जो चीज मैं बता रहा था कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, इसको ये अधिकार है सेक्शन 11 में कि वो परमिसिबल शिकार का अधिकार दे सकता है, अनुमेय शिकार मतलब शिकार की छूट दे सकता है किसी भी जानवर की उस विशेष क्षेत्र में जहां पर जानवर से अगर लोग परेशान हैं किसी जानवर से, तो उनको मारने की छूट सेक्शन 11 से वो दे सकता है। और ये दो फिर से तीनों आर्ट्स धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 26, 35, 38 से मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो इस कानून के बारे में मोस्टली हमको पता भी होता है इन चीजों के बारे में, लेकिन सेक्शन नहीं पता होता। जैसे पहला है सेक्शन 26, इसमें सेंचुरी, सब लोग नाम सुनते हैं हम लोग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में बनाई जाती है, हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की परिभाषा 26 में है और धारा 18 से राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर सके। ये आर्टिकल बहुत, सेक्शंस बहुत काम के हैं, इसलिए या अभ्यारण्य सेंचुरी की परिभाषा है इसमें, और सेक्शन 18 से राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी भी विशेष क्षेत्र को सेंचुरी घोषित कर दे। अब क्वेश्चन ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, पूछ ले सेंचुरी कौन घोषित करेगा, भारत सरकार, राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या कोई और नाम दे दे, विधानसभा, तो कौन डिक्लेयर करेगा, राज्य सरकार डिक्लेयर करेगी, विधानसभा जाने की जरूरत नहीं है, ना भारत सरकार डिक्लेयर करेगी। ऐसे ही देखो ये इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, इसी कानून से डिक्लेयर किए जाते हैं। तो अपने आप सोचिए कानून कितना काम का है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल पार्क सेक्शन 35 में है परिभाषा, और 38 से राज्य सरकार डिक्लेयर करता है, इसमें किसी विशेष क्षेत्र को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा सकता है। कितने नेशनल, तो नेशनल पार्क को डिवाइड थोड़ी ना किया गया, टाइगर रिजर्व का एक स्पेशल एरिया होता है, इसी के अंदर नेशनल पार्क के अंदर टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल एरिया कर दिया गया। वो नेशनल पार्क तो एक ही है, ठीक है, उसके अकॉर्ड मैं क्या बता रहा था, हाँ अभी भारत में 106 नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क। ये अभी किसी के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था, अभी कुछ मतलब इसी 1-2 महीने के अंदर के कोई एग्जाम हुआ है जिसमें ये 106वां आखिरी नेशनल पार्क कौन सा है भारत का, 106। और 38A से सेंट्रल जू अथॉरिटी डिक्लेयर की जाती है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, इसी कानून से। तो ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, सेक्शंस इस कानून से जुड़ी हुई, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू अथॉरिटी, इनसे डिक्लेयर की जाती है इसी कानून से। इसमें कानून में देखो 1-2 चीजें और हैं बस, जो ये मैं बता चुका हूं इसके बारे में, कि धारा 51 में अपराध के बारे में, दंड के बारे में बताया गया, और दंड 2 तरीके का है। धारा 51 में, सेक्शन 51 में दंड के बारे में बताया गया, और 2 तरीके का दंड वो मैं बता चुका हूं। अगर कोई सामान्य अपराध है तो 3 साल तक की सजा या 25,000 रुपए या दोनों लग सकता है। और अगर अनुसूची 1 अभी बताया था, अनुसूची 1, अनुसूची 2 में जो जानवर हैं जो ज्यादा संरक्षित हैं, या नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ कोई अपराध करता है, नेशनल पार्क में घुस जाता है, नेशनल पार्क में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो सजा 3 से 7 साल तक की होगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सीरियस ऑफेंस माने जाते हैं, गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 2 या धारा 1-2, अनुसूची 1, अनुसूची 2 के जानवरों को मारना और नेशनल पार्क के की बाउंड्री या उससे छिड़खानी करना कुछ भी, तो ये 3 से 5 साल की 7 साल की सजा है इसमें। तो सेक्शन 51, सेक्शन 51 काम का इसलिए हो जाता है। इसको छोड़कर
3-4 चीजें मैं और लिख रहा हूं इस कानून के बारे में। जैसे इसी कानून से भारत में एक बनाया गया है नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, या वाइल्ड लाइफ बोर्ड कह देते हैं, बस NBW लिख देना, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। कुछ नहीं लिखना है, बस आगे लिख देना है, इसका प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। इसी से बनाया गया है भारत में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTC, ये बहुत पूछी जाती है 2005 में। और इसका हेड होता है भारत का पर्यावरण मंत्री। जो भी पर्यावरण मंत्री होगा, इनका ईयर तक पूछा था ये, भारत में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बनाई गई, 2005 में। और एनवायरमेंट मिनिस्टर क्या होगा, इसका हेड हो जाएगा। और बाकी जू अथॉरिटी तो हम लिख ही चुके हैं, इसी से बनाई जाती है। तो ये पहला कानून हुआ हमारा जो इससे रिलेटेड, जो वन्य जीवों से संबंधित था। ठीक, ये फर्स्ट कानून हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए सबसे पहले नंबर पे हमने उसी को लिखा है, उससे जुड़ी हुई चीजें, धाराएं और क्या क्या उससे जुड़ी चीजें हैं। अब आते हैं, अच्छा ये तो नाम मैंने ये सब लिख ही दिए हैं कि ये वन्य जीव, अब जो अभी कानून हम पढ़ रहे थे उसी के अंदर जो चीजें आती है, ये बोर्ड के बारे में बता चुका, वाइल्ड लाइफ बोर्ड, जू अथॉरिटी हो गया, वाइल्ड वन्य जीव अभयारण्य बाघ NTC, ये भी बता चुका हूं। एक ये नाम रह गया था, ये भी लिख दो, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भारत में 2006 में बनाया गया था, ईयर डालना चाहो डाल दो, वैसे ना लिखो। ये भी इसी कानून से बनाया जाता है। ये रिकॉर्ड रखती है, ये संस्था है, ये वन्य जीव का रिकॉर्ड रखती है, अपराध जितने भी अपराध होते हैं जंगली जानवरों से संबंधित, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए संस्था बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये सभी संस्थाएं इसी कानून से बनी है। ठीक है, बस अब ये जाके ये कानून हमारा पूरा हुआ। इसके बाद आते हैं दो और बहुत महत्वपूर्ण कानून पे, लेकिन उनमें कुछ है भी नहीं, है नहीं, बस हमें ईयर और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। ठीक है, और वही चीज मुझे लगता है 80-90% टाइम तो एक ही चीज पूछी जाती है इसमें। देखो, भारत में प्रदूषण को रोकने के लिए, सुनना पहले समझ लेते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कुछ शुरुआती प्रयास किए गए और एक कानून बनाया गया, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। एक तो ईयर बहुत पूछा जाता है, भारत में जल प्रदूषण कानून कब बनाया गया और वायु प्रदूषण कानून कब बनाया गया, ये तो ईयर तो पूछे जाते हैं। ठीक है, 74, और पहला वाला कब था, वन्यजीव वाला 72 में, तो ये 74 और 81 हो गया कानून। और जो दूसरी एक ही चीज, बस एक तो ईयर पूछा जाएगा, और दूसरी जो सबसे काम की चीज पूछी जाती है वो ये है कि जब वाटर पॉल्यूशन एक्ट भारत में बनाया गया तो इसमें एक संस्था का जिक्र आया, और वो संस्था भारत में आज के टाइम पे प्रदूषण पे नियंत्रण रखने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जिसको CPCB कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भारत में प्रदूषण पर नियंत्रण रखने वाली सबसे बड़ी संस्था है अभी के टाइम पे। और ये क्वेश्चन इतनी बार मैं बता रहा था, पूछा गया होगा कि CPCB संस्था भारत में किस कानून से बनाई गई, और ऑप्शन ऐसे देंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य कानून जो पहले वाला था, या वाटर कानून, जल कानून, ठीक है, या तो आगे कानून जो हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे वाले कानून। तो याद रखना है, ये CPCB संस्था किस कानून से बनाई गई थी पहली बार भारत में, वाटर जो पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है उससे बनाई गई थी। फिर इस संस्था को एक काम और दे दिया गया कि जब वायु प्रदूषण वाला कानून बनाया गया तो ये भी बोल दिया गया कि जल प्रदूषण पे तो ये ध्यान देगी ही, साथ साथ में वायु प्रदूषण वाले काम भी कौन देखेगी, ये संस्था। तो ये CPCB जो संस्था है भारत में पॉल्यूशन प्रदूषण नियंत्रण संस्था है, जो इन दो कानूनों को मैनेज करती है, प्रदूषण पे कंट्रोल करती है, वाटर प्रिवेंशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन और एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन पे कंट्रोल करती है। और ऐसे ही राज्यों में एक संस्था बनाई जाती है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, जैसे सेंट्रल है वैसे स्टेट। तो ये दो संस्थाएं हो गई ईयर वाली, दो संस्थाएं हैं वो हो गई ऐसी, और जिनमें हमें ईयर और ये बोर्ड का नाम याद रखना है बस। चलो नेक्स्ट आगे इसके चलते हैं हम लोग। फिर आता है एक बहुत बड़ा कानून जो भारत में आज के टाइम पे
पर्यावरण का सबसे बड़ा कानून माना जाता है। और पहले उसके बारे में 2 लाइन तो सुनेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे, क्योंकि वो घटना भी लिखनी जरूरी है। वैसे पहले पहले मैं लिख देता हूं ये घटना के बारे में कि क्या हुआ। ये तो सबको ये घटना शायद पता हो, 1984 में भारत में एक बहुत खतरनाक घटना हुई थी पर्यावरण से जुड़ी हुई, जिसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में हुई थी और मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस का भी नाम कितनी बार पूछा होगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जो प्लांट से लीक हो गई और इसमें बहुत लोग मरे भोपाल में। भोपाल गैस त्रासदी की घटना थी और बहुत से लोग मरे। दिसंबर में हुई थी, ये शायद 2 दिसंबर थी डेट। हाँ? और ये घटना ने भारत की एक तरीके से एक तो देखो लोग तो मरे ही, ऊपर से कानूनों पर बहुत प्रश्न लगा दिए कि भारत में कोई सही कानून नहीं है। और उसमें जो प्लांट के मालिक थे वो छूट भी गए, वो यहां से भाग गए भारत में, उनको सजा भी नहीं हुई कि भाई इतने लोगों को आपने प्रदूषित करके मार दिया और ऊपर से आपकी कोई सजा भी नहीं हो रही क्योंकि कानून ही नहीं सही से है। तो एक मांग उठी कि भारत में कोई बड़ा कानून पर्यावरण के लिए बनाया जाए जो अपराध को सिद्ध कर सके और जिसके अंदर लोगों को सजा मिल सके जो ऐसी अपराध करता है। भाई आपने अगर प्लांट लगाया तो आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा करने की, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई प्लांट लगाओ और जहरीली गैस आम जनता पे आप लीक कर दो, ठीक है। खर्चा करना आपकी जिम्मेदारी, अगर नहीं करोगे तो अपराध हो माना जाएगा। और भारत में कोई कानून ही नहीं, जो एयर और पॉल्यूशन एक्ट वो इतने ताकतवर थे नहीं कि उनको सजा दे पाए। तो एक मांग चली कि भारत में कानून बनाया जाए, तब ये कानून बनाया गया भारत में, ये वाला जो भारत का अभी के टाइम पे पर्यावरण से जुड़ा सबसे बड़ा कानून है, जिसको कहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए। 1986 में ईयर तक खाली सिर्फ पूछा जाता है कि भारत, इसको अम्ब्रेला कानून भी कहा जाता है। भारत में पर्यावरण का जो अम्ब्रेला मतलब जो सबको ढक ले, जो सब पे लागू हो जाए। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया, अम्ब्रेला कानून कौन सा है सबसे बड़ा कानून, तो लिख देना है भोपाल गैस त्रासदी की घटना, तो लिख देना। उसके बाद में ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया इंडिया में, पर्यावरण संरक्षण कानून, ईपीए शॉर्ट में भी लिख देना। हम लोग बार बार ईपीए बोला करेंगे इसको जब आगे लिखेंगे। ईपीए 1986। और घटना याद रहेगी तो याद भी रहेगा कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद में यह कानून बनाया गया। वैसे ऊपर लिए देखो लिखा ही था ये सब, भोपाल दिसंबर में भोपाल गैस के रूप में नाजुक क्षेत्रों में। तो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है और बहुत काम के कॉन्सेप्ट है, सुनना। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को बहुत ताकत मिली इस कानून से कि केंद्र सरकार प्रदूषण के मामलों में अगर कोई ऐसी घटनाएं होती, अपराध होती हैं तो उनपे सख्ती कर सकती है। और उसमें 2-3 चीजें जो हम लिखने जा रहे हैं वो काम की हैं, पहले सुनना। देखो, एक होता है, और 2 बस पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड बोला जाता है, अब इसका मैं अभी समझा रहा हूं हिंदी में भी, इसको बोलते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। पहले समझना क्या होता है। और ये इस एक्ट की सबसे बड़ी ताकत है कि जब भी कोई नई फैक्ट्री लगेगी या नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, चाहे कोई भारत सरकार कर रही हो, राज्य सरकार कर रही हो, चाहे कोई प्राइवेट आदमी फैक्ट्री लगा रहा हो, तो उस प्रोजेक्ट का EIA लेना पड़ेगा। ये एक सर्टिफिकेट होता है, इसको बोलते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। पर्यावरण असेसमेंट, इंपैक्ट मतलब प्रभाव, पर मतलब वो प्रोजेक्ट पर्यावरण पर कितना प्रभाव डालेगा, उसका असेसमेंट, उसकी जांच, ठीक है। अगर सरकार एक हाईवे निकाल रही है तब भी उसको भी EIA लेना पड़ता है पर्यावरण मंत्रालय से कि आपका ये हाईवे पर्यावरण पर कितना प्रभाव डालेगा। इसको बोलते हैं इसलिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। लिख देना, पर्यावरण प्रभाव का की रिपोर्ट, पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। और मूल्यांकन लिख लेना, रिपोर्ट बाद में, रिपोर्ट तो उसको कहते हैं पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, ठीक है। और ये EIA बहुत काम की चीज है। प्रोजेक्ट लगने से पहले ही आपको EIA लेना पड़ेगा। अच्छा, इससे क्या हुआ सुना, केंद्र सरकार को, पर्यावरण मंत्रालय को इतनी ताकत मिल गई कि भारत में कोई उल्टे सीधे प्रोजेक्ट लगाए ही नहीं जा रहे हैं। आपको पहले एनवायरमेंट की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, सुरक्षा का प्रूफ लेना पड़ेगा कि हम ये फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हम इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप जब बताओगे तब आपको EIA मिलेगा। या हाईवे निकाल रहे हो तो कितने जब पेड़ काट रहे हो आप बताओ, बताना पड़ता है मंत्रालय को, रोड मंत्रालय को, हम ये हाईवे निकाल रहे हैं, इतने 1000 पेड़ कटेंगे, तो एनवायरमेंट मंत्रालय पूछता है फिर इनको लगाओगे कहां,
वो कहेंगे हम बीच में लगाएंगे, इधर लगाएं, फिर सरकार पर्यावरण मंत्रालय को पैसा दिया जाता है या वो खुद बताएं हम इतने पेड़ लगाएंगे, तो वो लगवाए जाते हैं। तो यही एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही इसमें एक बफर जोन का कॉन्सेप्ट आया कि भाई जो जहां पर पर्यावरण से जुड़ी हुई गतिविधियां होती, जैसे खूब घने जंगल है या जानवर हैं, उसके आसपास का ये क्षेत्र है 10 किलोमीटर का क्षेत्र, उसको बफर जोन घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें ऐसे एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अगर समझना हो तो ऐसे, जैसे अगर नेशनल पार्क है तो यहां पर ऐसे ये जानवर है, मान लो ये मेन एरिया है उसका, तो इसको कोर क्षेत्र कहा जाएगा, कोर जोन। यहाँ पे घुसना अलाउड नहीं है। कोर मतलब कोर होता है ना, मेन बिल्कुल। तो कोर के बाद में ऐसे ऐसे एक एरिया और इस कानून से बनाया गया और इसको बोला गया बफर जोन। बफर जोन ये 10 किलोमीटर तक का हो सकता है। कितना? 10 रेडियस है 10 किलोमीटर, मतलब बहुत बड़ा एरिया। तो सरकार क्या कर सकती है, कोर क्षेत्र के बाहर, कोर जो मुख्य एरिया है उसके आसपास 10 किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन घोषित कर सकती है कि ये भी ऐसा, इन जानवरों को बचाने के लिए ऐसा नहीं कि यहां पे बाउंड्री बना दी जाए, हो सकता है जानवर निकल के इधर आ जाए, तो 10 किलोमीटर का क्षेत्र भी सरकार घेर सकती है, उसके आसपास का बफर जोन बना सकती है कि इनकी सुरक्षा करने के लिए हमें इस एरिया की और जरूरत है। तो इस कानून ने ये ताकत भी दे दी, बफर जोन बनाने की ताकत। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसी कानून के अंतर्गत 2-3 काम और किए गए, जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट है, लिख दिया है मैंने। एक तो देखो जेनेटिक, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, आईएएस में, इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं कि भारत में, ये क्वेश्चन था, सुनना, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे सबको पता होगा कि आजकल कृत्रिम रूप से बनाए हुए बीज आ गए हैं फसलों के, जिनको आप उगा सकते हो और ज्यादा पैदावार है, उनको बीटी कहते हैं ना, बीटी लगाया जाता है उनके नाम के आगे। तो बीटी कॉटन है, कपास का आता है, ऐसे बीटी सरसों आ गई है। बीटी सरसों मतलब वो सरसों बहुत उगती पैदावार उसकी है। तो उसमें देखो, अब अच्छा, वो जो कृत्रिम रूप से बनाए हुए बीज हैं वो नुकसान भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है वो इंसान को ही नुकसान, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगे। ठीक है, ऐसी फसलें। तो इस कानून के अंदर एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन कमेटी। नाम क्या है? जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी इतनी ताकतवर है, इसको ये अधिकार है कि वो उस बीज को स्वीकृति दे या ना दे। अगर उसने बीज की जांच पड़ताल की और उसको लगा कि ये बीज जो है कृत्रिम रूप से बना हुआ है और जनता को या फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसको परमिशन दे सकता है, और वरना नहीं देगी। तो कृत्रिम बीजों को बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो बनाई जाती, उनको परमिशन देने के लिए ये समिति बनाई गई। नाम से ही देखो लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो याद रहेगा। और एक चीज और, इसके अंदर एक नेशनल गंगा काउंसिल जो बोलती है, गंगा काउंसिल, वो भी बनाई गई, नेशनल गंगा काउंसिल। वैसे इससे अच्छा एक वर्ड में हम, चलो 2 वर्ड और लिख लेते हैं। लिख लिया, गंगा काउंसिल बनाई गई इसी कानून से। इसी कानून से गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखो याद आ गया, लिखना है। 1986 के ही कानून से गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया 1986 के कानून से। और ये चीज एक और लिख लो, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी 2009 में बनाई गई, और इसका भी प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ये लिख देंगे पूरा नाम, नेशनल, ये गंगा की सफाई, गंगा की सबसे बड़ी संस्था है, गंगा रिवर बेसिन। बेसिन तो पता है, नदी के आसपास का क्षेत्र, अथॉरिटी 2009 में बनाई गई, और इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। एक ये भी ईयर, ये सीजीएल में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए लिख देता हूं मैं यहां पर, ईयर इसका पूछ लिया जाता है। भारत में गंगा की सफाई के लिए 1986 में सबसे पहले एक योजना तैयार की गई थी जिसको नाम दिया था गंगा एक्शन प्लान। ये ईयर पूछा गया था, गंगा एक्शन प्लान भारत में कब चलाया गया। उसके बाद तो गंगा की सफाई के लिए कोई ना कोई योजना चलती ही रहती है। जैसे अभी
जो मोदी सरकार है उसकी योजना का नाम है नमामि गंगे। वो तो नाम सबको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लेना नमामि गंगे योजना। लेकिन पहली बार गंगा एक्शन प्लान भारत में 1986 में चलाया गया। ये हो गया, ये कानून हो गया। इसमें एक दो चीजें इस कानून में लिखी होंगी, वो हम लोग लिख लेते हैं। और देखो इसमें 2-3 धाराएं हैं, हालांकि बहुत सेक्शन उसके ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें नहीं होते। बस इसमें 2-3 धाराओं के नाम हमें याद रखने हैं, दो जिसके मैं 2 नाम लिख रहा हूं बस, वो सेक्शन 2 और सेक्शन 3, धारा 2 और धारा 3 जो पूछी जाती हैं। धारा 2 में इन सब की परिभाषाएं फिर से देखो, वहां पे उसमें भी धारा 2 में परिभाषाएं थी। हर सेक्शन में धारा 2 में परिभाषाएं होती हैं। धारा 1 में क्या होगा, फिर 1 में उस कानून का नाम लिखा जाता है, इसलिए 1 में 1 को छोड़ दो, 2 में परिभाषाएं पहले दे दी जाती हैं। तो हर कानून में अगर गेस लगाना है, परिभाषा किस में दी जाएंगी, धारा 2। धारा 1 में सेक्शन 1 में उस कानून का नाम लिखा जाता है, जो रियल नाम होता है। जैसे अभी लिखा ना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो लिखा जाएगा बस। और धारा 3 में जो अभी मैंने बोला, ये सब ताकतें किसको दे दी गई, पर्यावरण से जुड़ी हुई ज्यादातर ताकतें केंद्र सरकार को। बस धारा 2, धारा 3। ये हो गया हमारा 2 में। ये 6, 7 और 8 छोड़ दें। मतलब 8वां कभी कभी इस्तेमाल होता है कि जो खतरनाक सब्सटेंस है ना, जिनको हैजर्डियस सब्सटेंस बोलते हैं, खतरनाक चीजें, ठीक है, जैसे यूरेनियम ले लो आप, या कोई ऐसी चीज जिससे जनता को कोई ऐसी गैस हो खतरनाक ना, जैसे अभी भोपाल गैस वाली बात बता रहा था, गैस, उससे उस खतरनाक चीज को है, इसलिए हैजर्डियस सब्सटेंस लिखा है। खतरनाक पदार्थों को कैसे हैंडल किया जाए, उससे जुड़े हुए नियम धारा 8 में लिखे गए। और ये याद भी रखना है क्योंकि ये भोपाल गैस के बाद में ये कानून ही बनाया, तो उसके लिए अलग से एक सेक्शन जोड़ दिया गया है इसमें। तो ये सेक्शन 8 हो गया हमारा। अगली चीज, इसमें बहुत अपराध की जो सजाएं हैं, एक ये है 15, सेक्शन 15 में, इसमें 5 साल से तक और 1 लाख तक की सजा। मतलब अगर आप ऐसे कोई अपराध करते हो, इस कानून का उल्लंघन, तो उसमें 5 वर्ष तक की सजा और 1 लाख तक का फाइन, या दोनों लग सकता है। और अगर आपने अधिकार बात नहीं मानी, तो 5,000 रुपए प्रतिदिन वो फाइन बढ़ता रहेगा। वो भी कानून में लिख दिया गया, प्रतिदिन का कानून। 5 वर्ष तक की सजा, 1 लाख तक का फाइन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वैसे, एक पास में, तो इसको ये याद रखना कोई मुश्किल नहीं होगा। 16-17 कि जैसे क्या होता है कि मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया, तब तो सजा दे सकते हो। अब मान लो कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी, मान लो उसने कोई अपराध किया, तो सजा किसको दोगे जाके आप, मुकेश अंबानी को पकड़ोगे क्या कि अंबानी को सजा दी जाए? तो इसलिए, या किसी सरकार ने कोई ऐसा काम कर दिया, किसको सजा दोगे? तो उसमें इसका भी लिख दिया गया कि अगर कंपनी ने अपराध किया है ना, तो कंपनी का जो डायरेक्टर होगा उसको सजा दी जाएगी। फिर ये नहीं कह सकते कि भाई कंपनी में किसको ढूंढे, कंपनी में हमें कोई मिल ही नहीं रहा, किसको सजा दी जाए। और ऐसे ही सरकारी विभाग में लिख दिया गया, उस विभाग का जो हेड होगा, एचओडी जिसको बोलते हैं, उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, मतलब पर्यावरण के कानूनों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। जो भी अगर उल्लंघन करेगा, तो उस सबके लिए सजा का प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट चीज हमारी, ये कानून, इस कानून में के बारे में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी ये कानून जो है इस्तेमाल किया जाता है, उससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं मुश्किल से। ठीक है, उनके बारे में मैं बस बता रहा हूं कि एक चीज, तो ये पर्यावरण, जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं तो एक चीज देखते हैं कि भारत में पर्यावरण की विविधता बहुत ज्यादा है। और ये बस डेटा में ऐसे लिख रहा हूं जिसे कुछ याद रहे। भारत में एक वर्ड सब लोग सुनते होंगे, इंग्लिश में बोला जाता है इसको, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना। इसको बोलते हैं जो प्लांट्स हैं भारत में, प्लांट्स मतलब पौधे, पौधों की विविधता, और ये है जानवरों की विविधता, एनिमल्स की। कहते हैं भारत एक बहुत विविधता वाला देश है, ये तो पता ही है सबको, बहुत सारी चीजें भारत में। पता है पूरे भारत का जो एरिया है ना, वो पूरी दुनिया के एरिया का सिर्फ 2.4% है। भारत के पास एरिया कम है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है पृथ्वी का,
2.54% भारत के पास है, और इसमें आज के टाइम पे 18% आबादी रहती है, और 18% से भी ज्यादा हो तो अब जांच हो तो पता चले सही से, जो आंकड़ा लिख के देते हैं कि मतलब 2.4% जमीन हमारे पास है और इसमें 18% पूरी पृथ्वी की आबादी रहती है। पूरी पृथ्वी के 8% एनिमल हैं हमारे पास, और 11% पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की विविधता, और इतनी जमीन में बस। तो भारत की जमीन में विविधता बहुत है, आदमी भी बहुत है, जानवर भी बहुत हैं, पेड़ पौधे भी बहुत हैं। ये पूरी विश्व का लिखा है हमने, पृथ्वी का। ये आंकड़ा बड़ा अच्छा है, याद रहे तो बहुत अच्छा रहता है ये। तो भारत में जैव विविधता बहुत सारी ज्यादा है, इसीलिए जैव विविधता का मतलब बायोडायवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है वो तो सब पता ही होगा। ये चीज ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो केरल वाला एरिया है, जिसको मालाबार तट बोलते हैं ना, पश्चिमी घाट के पहाड़, केरल में पश्चिमी घाट के पहाड़। भारत में 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट मतलब वो उनमें सबसे ज्यादा जैव विविधता है। एक तो केरल वाला एरिया, और दूसरा सिक्किम वाला एरिया वहां पर, जिसको पूर्वी हिमालय कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो इंडो बर्मा, इंडिया और बर्मा, हिमाचल और मणिपुर वाला बॉर्डर है, इंडो बर्मा बॉर्डर उसको कहते हैं, तीसरा एरिया वो। और चौथा अंडमान निकोबार। तो इन 4 क्षेत्रों को भारत में ये बोला जाता है ये बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है, सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में। अब देखो, इसके लिए एक कानून बनाया गया कि जैव विविधता को संरक्षित रखना है, ऐसा नहीं इन चीजों को नुकसान पहुंचाने लगे लोग, ठीक है, उनको बढ़ाना भी है। जैसे पहला वाला कानून जो पढ़ा था, वन्य जीव संरक्षण कानून, वो तो अपराध बताता है कि अगर कोई अपराध करेगा तो क्या मिलेगा। ये कानून उसको और कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए जैव विविधता को कैसे बढ़ाया जाए, ये बनाया गया 2002 में, इसलिए इसको बोलते हैं जैव विविधता कानून, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में बनाया गया। भारत में जो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी एक अथॉरिटी है, उसको एनबीए कहते हैं, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जैव विविधता अथॉरिटी। ये चेन्नई में है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का मुख्यालय कहां पर है, क्योंकि इसमें कोई गेस नहीं लगाता है। ज्यादातर लोग, अगर नहीं पता है तो दिल्ली ही लगाते हैं, ज्यादातर केंद्रीय चीजों का मुख्यालय दिल्ली में होता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जैव विविधता अथॉरिटी जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। और इसमें बस देखो, जो चीज हमें लिखनी है बस एक ही चीज बस है कि जैव विविधता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर टॉपिक ज्योग्राफी का होता है, कानून का टॉपिक तो बस इतना है। जैव विविधता को बढ़ाने के लिए 3 संस्थाएं बनी है। देखो, जो सबसे केंद्र लेवल पर भारत के स्तर पर है, देखो उसका नाम है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए, राष्ट्रीय। फिर राज्यों में बनेगा, उसको बोलेंगे स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, राज्य जैव विविधता बोर्ड, यहां पर बोर्ड नाम आ गया, यहां पर अथॉरिटी था, प्राधिकरण। और फिर स्थानीय स्तर पर भी बनेंगे, जिसको जैव विविधता बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, बीएमसी, या जैव विविधता प्रबंधन समिति। ये स्थानीय स्तर पर बनाई जाती है। तो ये त्रिस्तरीय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता संरक्षण कानून कितने लेवल पर संगठन बनाता है या अथॉरिटी बनाता है। तो ये त्रिस्तरीय मॉडल है, 3 स्तर पर। देश के स्तर पर उसको एनबीए कहा जाता है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राज्य के स्तर पर स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड कहते हैं उसको, और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता मैनेजमेंट कमेटी, प्रबंधन समिति कहा जाता है इसको। और इनके तीनों के एक एक धारा है, बस उनके नाम पे लिख देते हैं किस धारा से ये बनाई जाती है। देखो, जो एनबीए था, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, वो इस कानून की धारा 8 से बनती है। एसबीबी, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, जो राज्य में होता था, ये केंद्र में होता था, और ये स्थानीय स्तर पर होता था, जिसको बीएमसी, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी कहते थे। धारा 8, धारा 22 और धारा सेक्शन 41 से ये बायोडायवर्सिटी की समितियां बनाई गई जो जैव विविधता को बढ़ाएंगी। हो गया। इसके बाद हमारा अगले कानून,
और ये लास्ट कानून ही इनको मान लेते हैं, ठीक है। और जो जंगलों से जुड़े हुए हैं, फॉरेस्ट से जुड़े हुए, इन कानूनों के बारे में देखो, धारा मैं फिर से बता रहा हूं, सेक्शन 99% टाइम जो धाराएं पूछी गई हैं वो पहले कानून की पूछी जाती हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। लेकिन तब भी इन कानून को समझना बहुत जरूरी है। इनके ईयर तो सब कानून, जितने मैंने कानून लिखे टोटल 6 7 8 कानून होंगे, सबके ईयर एक जगह लिख देने हैं, सबको याद रहे बिल्कुल। इनसे बाहर कुछ है भी नहीं पर्यावरण के कानून भारत में, ठीक है। तो देखो, और सब में एक एक दो दो चीजें हमें देखनी है, समझनी है। जैसे पहला वाला कानून है, इसका नाम है देखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन अधिनियम। ये अंग्रेजों के टाइम पे बना था 1927 में, 1927 में। और इस कानून को जिसको वन अधिनियम कहते हैं, वन अधिनियम 1927, इस कानून में भारत में अंग्रेजों ने पहली बार जंगलों को परिभाषित किया इस कानून से, और वो परिभाषा अभी की वैसी ही रखी गई है, ठीक है। और इसमें जंगलों को एक तो परिभाषा दी गई और जंगलों को 3 वर्गों में बांट दिया गया। पहले तो मैं परिभाषा बता रहा हूं। परिभाषा ये, हालांकि जब वन रिपोर्ट पढ़ी जाती है तो वहां पर हम लोग पढ़ते ही हैं ज्योग्राफी में, तो इस परिभाषा कि वन किसको कहा जाएगा, वन की परिभाषा क्या है, फॉरेस्ट किसको मानोगे आप। अब ऐसा तो नहीं हमें लग रहा है 10 पेड़ लगे हैं, जंगल है, तो जंगल थोड़ी ना हो जाएगा, या 1000 पेड़ लगे हैं, जंगल है, मानोगे? मान भी सकते हो, परिभाषा में आने चाहिए। तो सरकार को एक परिभाषा बनानी पड़ती है कि क्या परिभाषा है। तो परिभाषा के 2 पॉइंट हैं बस, कि मिनिमम एरिया होना चाहिए 1 हेक्टेयर का। कितना? ये न्यूनतम क्षेत्र है, न्यूनतम क्षेत्रफल। इससे कम अगर जगह है तो वो वन में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जंगल के लिए मिनिमम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, एरिया 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में लगभग 2.47 एकड़ होता है, मतलब 2.5 एकड़। लेकिन हेक्टेयर स्टैंडर्ड यूनिट है, तो ये तो पता होनी चाहिए। तो 2.47 लिख देना कहीं पर जिसको हेक्टेयर ना पता हो। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकड़। एकड़ तो सबको पता होगा, एकड़ नाम सुनते हैं। अच्छा, अब देखो, मान लो, सोचो मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है और मैंने उस पर 1 पेड़ लगा रखा है, तो आप उसको वन मानोगे? नहीं मानोगे। तो एक तो एरिया बता दिया, फिर बता दिया उस एरिया के जितना 1 हेक्टेयर है उसके 10% हिस्से में, कितने हिस्से पे ट्री होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए। मतलब पूरे पे ना हो कोई दिक्कत नहीं, इसको ट्री कैनोपी बोलते हैं, वृक्षादन हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्षादन होना चाहिए, कम से कम 10%। उससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 हेक्टेयर के 10% हिस्से पे पेड़ होना चाहिए, वृक्षादन होना चाहिए, तब आप उसको क्या मानोगे, वन मानोगे। और इसके लिए अभी इसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इसके लिए अलग से हम लोग कर लेंगे, बना लेंगे कि ये तो हम लोग ज्योग्राफी में वैसे पढ़ते हैं, भारत में हर 2 साल के बाद वन रिपोर्ट एक निकाली जाती है, जिसको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। वन रिपोर्ट 21 में निकली थी, 2021 में। अब निकलेगी मतलब 23, इस साल निकलनी थी, और बिल्कुल लास्ट में निकालते हैं, दिसंबर अभी आखिरी चल रहा है। अब दिसंबर जैसे खत्म होगा, ज्यादातर दिसंबर वाली रिपोर्ट ये जनवरी में निकाल देंगे अब। लेकिन वो 23 ही कहा जाएगा, निकलेगी भले जनवरी 24 में, ठीक है। तो उसमें पूरे भारत का फॉरेस्ट काउंट किया जाता है, कितना फॉरेस्ट है, ठीक है। जैसे लास्ट वाले में 24.62% था, पेड़ और ट्री मिला के 24.62% वन और पेड़ सब मिलाकर। तो वो चीज याद रखनी, वो करंट अफेयर्स वाली चीज होती है कि कितना जंगल है। लेकिन हमें ये देखना कि इसमें अंग्रेजों ने एक तो वन की परिभाषा बनाई, ऊपर से जंगलों को 3 वर्गों में बांटा, उनको नाम दिए गए। एक तो बोला गया रिजर्व फॉरेस्ट, अभी लिखना मत, बस खाली समझना, रिजर्व फॉरेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा नाम दिया उन्होंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दूसरी कैटेगरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं संरक्षित वन। ये बस नाम पूछ लिए जाते हैं, कौन कितनी कैटेगरी के वन कानून में बनाए गए। और तीसरा बताया गया विलेज फॉरेस्ट,
विलेज फॉरेस्ट या ग्रामीण वन। ये इस कानून में वनों के 3 वर्ग बनाए गए। अब बस समझना है क्या होता है। देखो, ये रिजर्व फॉरेस्ट वो जंगल होता है, जंगल होगा जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, पूर्ण प्रतिबंध है उस पर, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। मतलब कोई भी आदमी इस जंगल में जाकर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो रिजर्व, नाम में लिखा है आरक्षित वन है, प्रोहिबिटेड। ठीक है। जितनी भी गतिविधियां, ऐसे लिख देना, गतिविधियां पूर्ण प्रतिबंधित होती हैं। कोई भी गतिविधि, आप अपने जानवरों को चराने नहीं ले जा सकते इसमें। ठीक है। ऐसा नहीं वहां जाके लकड़ी आप काट के ले आओ, नहीं कर सकते ये काम आप, इसलिए वो रिजर्व पावर, पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है। इनमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे लिमिटेड प्रतिबंध होता है। मतलब जो चीज सरकार मना करेगी वही नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकते हो। जैसे सरकार ने अगर बोला, सुनो, सरकार ने बोला कि आप क्या कर सकते हो, लकड़ी नहीं काट सकते, तो लकड़ी नहीं काट सकते। आप पत्ते उठा लाओ जाके, आप गिरी हुई सूखी पत्तियां उठा लाओ, लकड़ी टहनियां गिर गई उठा लाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लिमिटेड प्रतिबंध, जो सरकार मना करेगी वही आप काम नहीं कर सकते हो, बाकी के काम कर सकते हो। जबकि विलेज फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट होते हैं, ये ग्रामीण जनता के यूज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कि लकड़ी को भी, फर्नीचर को, पत्तियों को भी आप जानवरों को ले जाके चरा भी सकते हो, सब काम कर सकते हो। उनको विलेज फॉरेस्ट कहा जाए। आज भी फॉरेस्ट को इस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से 3 वर्गों में बांटा जाता है। ये नाम बहुत काम के हैं इसलिए। वन की परिभाषा और जंगलों का 3 हिस्सों में वर्गीकरण, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से किया गया। अच्छा, लेकिन एक चीज समझना, इसका बहुत विरोध होता था उस टाइम पे, इस टाइम पे इस पे, ये तो इतिहास की बात है, खैर यहाँ की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन समझना थोड़ा जरूरी है कि इस पे आरोप लगाया जाता था कि अंग्रेजों ने ये सब काम किस लिए किया, कि जंगल भी उनके कंट्रोल में आ जाए। अंग्रेज कटवा सकते थे, ये प्रदूषण के मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं था। अगर पर्यावरण को बचाने के लिए होता तो अंग्रेज खुद पे तो लगाते, हम भी नहीं कटवा सकते। ये क्या कि भाई तुम लोग नहीं काट सकते, हम काट सकते हैं, तो इसका मतलब पर्यावरण का संरक्षण थोड़ी ना कर रहे हो। तो इस कानून में कमियां बहुत थी कि आप स्थानीय लोगों को आपने प्रतिबंधित कर दिया जो जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन आपने खूब काट काट के ट्रेन के डिब्बे बनवाए, इंग्लैंड भेजा, लकड़ी भेज देते थे, वहां काम होता था। तो अंग्रेज इसका गलत इस्तेमाल करते थे इस कानून का। तो इसके बाद कुछ ना कुछ तो करना था। स्वतंत्र भारत में इस कानून को वैसे नहीं रहना देना था। तो अगला कानून बनाया गया जिसको कहते हैं वन संरक्षण कानून। देखो, थोड़ा नाम में अंतर है बस। देखो, ये भारतीय वन कानून है, ये वन संरक्षण, इसमें प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन किया जाएगा, संरक्षण। और इसमें बस हमें एक लाइन लिखनी होती, ईयर बहुत काम का ये वन संरक्षण कानून। वन संरक्षण कानून क्या कह रहा है? एक चीज कहता है, बहुत काम की चीज। पता है क्या होता था उस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में? सरकारों को छूट थी, सरकार कुछ भी कर सकती है। अभी जैसे मैं बताया, तो अंग्रेज खूब कटवाते थे पेड़ और लोगों को मना करते थे। तो अच्छा, आजादी के बाद ये काम राज्य सरकारें करने लगी। जो जो राज्य सरकार बनती थी वो जंगल काट कटवा देती थी कि कोई नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री लगा दो। औद्योगिकरण बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो ये कानून बनाया गया, संसद में बनाया गया, और ये बोला गया कि अगर किसी भी जंगल को काटना है तो राज्य सरकारों को जो उस इस कानून में अधिकार था, राज्य सरकार, वो अधिकार नहीं होगा। और जंगल को काटने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? केंद्र सरकार। मतलब राज्य सरकारों से, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे भारत की बात सोचेगी, वो ये नहीं सोचेगी हमारा राज्य चलो काट दो कोई दिक्कत नहीं, ये लाओ। तो केंद्र सरकार, इस कानून से ये पूरे संरक्षण का अधिकार केंद्र सरकार को हो गया। आज के टाइम पे किसी भी फॉरेस्ट को को काटा नहीं जा सकता या डिफॉरेस्टेड नहीं किया जा सकता बिना केंद्र सरकार की सहमति के। मतलब राज्य सरकारों के पास ये अधिकार नहीं है इस कानून को बनने के बाद। और ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए काम की चीज भी है कि इस कानून से वनों को काटने का अधिकार राज्य सरकारों से ले लिया गया और किसको दिया गया? केंद्र सरकार के पास ये अधिकार चला गया। इसलिए इसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहते हैं, संरक्षण कानून। ठीक है, ये हो गया। थर्ड, तीसरा, देखो, ये कोई कानून नहीं है जो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन ये काम की चीज है ही। और ये भी देखो, इसमें ज्यादातर चीजें हम लोग
इसलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जिसकी ज्योग्राफी सही है उसको ये चीजें थोड़ा अच्छे से समझ में भी आ जाती हैं और याद रखना भी आसान होता है। भारत में एक वन नीति बनाई गई थी, ईयर बहुत पूछा था 1988। बस दो चीज पूछी जाती है, वन नीति कब बनी और वन नीति का लक्ष्य क्या था। ये लक्ष्य इसने ये बताया कि हमारा भारत का इस वन नीति का लक्ष्य है कि भारत के टोटल भूभाग के 1/3 हिस्से में या 33% हिस्से पे हमें क्या लगाने हैं, क्या लगाना है, वन लगाने हैं, फॉरेस्ट लगाने हैं। ये बस वन नीति का ईयर और वन नीति का लक्ष्य पूछा जाता है। इसलिए भारत सरकार उस दिशा में धीरे धीरे काम कर रही है। और अभी मैंने बताया जो आखिरी रिपोर्ट आई थी उसमें 24.62% हो चुका है। और धीरे धीरे इंसान भी बढ़ रहा है और जंगल भी बढ़ाने कैसे बढ़ाया जाएगा, चुनौती है सरकार के सामने। ठीक है, तो वन नीति का लक्ष्य क्या है, 1/3 भारत के पूरे भूभाग पर जंगल लगाना है, 33% हिस्सों पर। एक कानून और है जिसको हम बोलते हैं वन अधिकार कानून। ये जनजातियों या ट्राइबल्स लोगों के लिए बनाया गया। इसकी कहानी भी बड़ी अलग कहानी है। ठीक है, अब सुनना एक चीज पहले इस कानून के बारे में कि ये कानून का कारण बिल्कुल अलग है कि जब ये वन वाले कानून ऊपर वाले बनाए गए तो उसमें स्थानीय लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया पूरी तरीके से। और इससे क्या हुआ, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी जो जनजातीय लोगों की है, ट्राइबल लोगों की है, आदिवासी लोगों की है, वो हमें पता है वो ज्यादातर जंगलों में रहते हैं और जंगलों पर निर्भर होते हैं, जंगलों की पत्तियों को, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को कुछ थोड़ा बहुत काम बेच बेच के काम चला लेते हैं अपना। तो इससे क्या हुआ, जनजातीय लोगों को करोड़ों, मतलब करोड़ों बता रहा हूँ, लाखों लोग ऐसे जनजातीय लोग थे जिन पे इतने सालों में कितनी एफआईआर की गई होंगी, क्योंकि उन्होंने जंगल एक लकड़ी काट ली या कुछ काट लिया। अब वो जंगलों में रह रहे हैं तो वो करते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कानूनों का इस्तेमाल करके उनको कर देता था। तो उन्होंने प्रदर्शन करना और अपनी बात कहनी शुरू की कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमने जंगलों को नहीं काटा है। वो कहते हैं हम तो हजारों साल से जंगलों में रह रहे थे, हम जंगल लगाते भी हैं और उसका बस इस्तेमाल करने लायक चीजें काटते हैं। ये जंगलों को तो पूंजीपति लोगों ने कटवाया, सरकारों ने कटवाया है जमीन साफ करने के लिए कि यहाँ फैक्ट्री लगेगी, यहाँ पे हाईवे निकलेगा। तो उनकी अच्छा बात भी सही थी, वो हजारों साल तक वो तो जंगलों में रहे हैं, जंगल कभी गायब नहीं हुए, जंगल और बढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा था हम तो बस उतना इस्तेमाल करते हैं जितना जरूरत है, लेकिन बाकी के लोग जो हैं, जो अपने आप को शहरी मानते हैं, विकसित मानते हैं, उन्होंने जंगल काटे हैं और उनके बदले में हमारे अधिकार छीन लिए गए। तो फिर सरकार को ये गलती महसूस हुई, तो एक कानून बनाया गया जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट कहा जाता है, वन अधिकार कानून। इसलिए इनको कहा जाता है जो लोग सैकड़ों साल से फॉरेस्ट में, जंगलों में रहे थे, उनको फिर से फॉरेस्ट में अधिकार दिया गया कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं, वन उत्पाद जो हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ी है, ठीक है, या चारागाह है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये अपराध घोषित कर चुका हो गया था इन कानूनों से। तो इस कानून को बनाकर जो फॉरेस्ट डेवलपर हैं, आदिवासी जनजाति लोगों को, उनको जंगलों में सीमित अधिकार दिए गए। सीमित मतलब लिमिटेड अधिकार, कि जंगलों के उत्पाद का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट कानून इसलिए माना जाता है, 2006 में भारत में बनाया गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक, तो ये चौथा कानून हो गया। अब क्या था, एक चीज और है, ये कोई कानून नहीं है, बस 3 फैक्ट हैं जो हमें लिख लेने होते हैं और काम की चीजें हैं। भारत में, सुनना इधर, भारत में अगर पर्यावरण से जुड़ा कोई भी मुद्दा है, कोई भी मामला है, कोई भी विवाद है, तो उस विवाद को सुनने के लिए एक अलग न्यायाधिकरण बनाया गया, ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल ये हम लोग संविधान में पढ़ते हैं, ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है। ट्राइब्यूनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण, करण किस कानून से बनाए जाते हैं, किस आर्टिकल से, बताओ, किस आर्टिकल से ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, नहीं याद है कुछ भी। 323 ए और बी, 2 आर्टिकल है ना। ए से तो बस कैट बनाए जाते हैं, जिनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बोलते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जो नौकरी से जुड़े कानून विवाद सुनती है। और बी से बाकी न्यायालय बनाए जाते हैं, न्यायाधिकरण। तो ये भी 323 बी से बनाया गया होगा,
जितने भी न्यायाधिकरण है ना, संविधान के आर्टिकल है 323 ए, जिससे प्रशासनिक न्यायाधिकरण ए से बनते हैं सभी, और जो नौकरियों से जुड़े हुए विवाद सुनते हैं, और बाकी के न्यायाधिकरण 323 बी से बनाए जाते हैं। तो उसी से ये बनाया गया होगा। और इसका काम क्या है, अभी काम मैंने बता दिया। काम क्या है इसका, जितने भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं वो सब न्यायालय में जाने से पहले आप कहां लेके जाओगे, एनजीटी के पास। इसका नाम ही देखो, नाम में नाम बड़ा अच्छा रखा गया, हरित न्यायाधिकरण, ग्रीन ट्राइब्यूनल। हरित मतलब पर्यावरण से जुड़ा हुआ वर्ड है ना, हरा रंग, तो इसलिए ग्रीन ट्राइब्यूनल ये है। ये इसको न्यायालय जैसे ताकत होती है, ये फाइन लगा देता है, जुर्माना कर देता है अगर आपने कुछ उल्लंघन किया किसी भी कानून का। देखो, इसमें एक जज बिठाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज। इनका अभी के टाइम पे प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के चेयरमैन हैं। इनका नाम अभी 1 महीने पहले इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और जितने भी, लिख देना है, पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी विवाद होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो एनजीटी सुनता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। और बहुत इंपॉर्टेंट इसका ईयर, ये एनजीटी कब भारत में बनाया गया है, 2010 में एनजीटी बनाया गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नई दिल्ली में है और कई जगह पर इसकी ब्रांच है। दिल्ली मेन हो गई, और ये 4 अलग से हैं, इसकी ब्रांच है। दिल्ली तो मुख्य हो गई, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, और दिल्ली इसकी प्रमुख ब्रांच है एनजीटी की। तो पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी विवाद हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब एनजीटी सुनता है, और एनजीटी ही समाधान देता है उन केस पर। तो ये हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए कानून हो गए, जो बेसिक कानून हैं, जिन कानूनों के बारे में हमको पता होना चाहिए, और उनके बिना हम लोग पर्यावरण की बात नहीं कर सकते, ठीक है। और कानून बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, इसलिए याद रखना वैसे भी होता है। हमें जनरल मूल विधि में तो पूछे जाते हैं, जनरल जीएस में भी पूछे जाते हैं, संविधान में पूछ लिए जाते हैं ये कानूनों के बारे में, ठीक है। तो ये मूल विधि का एक हमारा और चैप्टर पूरा हुआ। या और आगे जो बचे हुए हैं वो हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद।